जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरी राम राम। मैं पुष्पेंद्र सिंह आप सभी का परमवीर चक्र सीरीज के 7वें एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कहानी एक ऐसे परमवीर योद्धा की कहानी है जिसे 1962 में भारत चीन युद्ध में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन इनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वर्ष 1963 में परमवीर चक्र सम्मान में संशोधन कर इसमें बदलाव किया गया। इस महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में मैं आपको कहानी में बताऊंगा। इस दिलचस्प एवं महत्वपूर्ण कहानी को पूरा जरूर सुनें और जानें कि एक सैनिक अपनी जिंदगी में कितना कुछ झेलता है। धन सिंह थापा का जन्म 28 अप्रैल 1928 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। 28 अगस्त 1949 को उन्होंने 8th गोरखा राइफल्स की 1st बटालियन ज्वाइन की। धन सिंह थापा स्वभाव से कोमल हृदय वाले और सीधे सरल इंसान थे। फुटबॉल के दीवाने थे और एक बहुत ही बहादुर इंसान थे। 1962 के युद्ध से पहले जब वे नागालैंड में विद्रोह से जूझ रहे थे तो वे रात की गश्त पर बिना अपनी सुरक्षा की परवाह किए निकल पड़ते थे। उनकी दूसरी बेटी का जन्म घर में ही उस वक्त हुआ था जब वे नागालैंड के विद्रोहग्रस्त इलाके में एक अभियान को अंजाम दे रहे थे। युद्ध पर जाने के कुछ दिन पहले वे अपनी बेटी खो चुके थे। वे अपनी दुखी और गर्भवती पत्नी को छोड़कर युद्ध के लिए रवाना हुए थे। अपनी ड्यूटी उनकी प्राथमिकता थी, लेकिन इस सब से अलग वे एक बेहद प्यार करने वाले पिता और पति भी थे। अपने दिल की बात सुनने वाले बहुत ही सीधे साधे निर्मल इंसान थे। धन सिंह थापा एक धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान भी थे। जब चीनियों की कैद में थे तो उनसे पूछा गया कि वे ईश्वर में इतनी आस्था और विश्वास क्यों रखते हैं। उनका कहना था कि मुझे युद्ध में मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं आज भी जीवित हूँ। यह एक चमत्कार ही है। तुम मुझे गोली मार सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिमालय क्षेत्र में विवादित सीमाओं पर लंबे समय से भारत और चीन के बीच असहमति थी। विवादित क्षेत्र में बढ़ते चीनी घुसपैठ का सामना करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनसे निपटने के लिए रणनीतियों के बारे में पूछा। हालांकि भारतीय सेना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। भारत द्वारा अधिकृत विवादित क्षेत्र में बढ़ते चीनी घुसपैठ के जवाब में भारत सरकार ने फॉरवर्ड पॉलिसी को लागू किया। योजना यह थी कि चीन के सामने कई छोटी छोटी पोस्टों की स्थापना की जाए। चीन भारत युद्ध 1962 में शुरू हुआ। 21 अक्टूबर को चीनी सेना ने पेगोंग झील के उत्तर में सिरीजैप और यूल पर कब्जा करने के उद्देश्य से घुसपैठ शुरू की थी। सिरीजैप 1 पेगोंग झील के उत्तरी किनारे पर 8th गोरखा राइफल की 1st बटालियन द्वारा स्थापित एक पोस्ट थी जो मेजर धन सिंह थापा जी की कमान में थी। जल्द ही यह पोस्ट चीनी सेनाओं द्वारा घेर ली गई थी। 19 अक्टूबर को मेजर थापा उस वक्त अचंभे में पड़ गए जब उन्होंने दुश्मन के खेमे में हलचल देखी। चौकियों पर चीनी सेना की संख्या लगातार बढ़ रही थी। हमले की आशंका होने पर मेजर थापा और सभी साथियों ने सुरक्षात्मक कदम उठाने शुरू कर दिए। जमीन के सख्त होने के कारण खुदाई संभव नहीं थी, इसलिए उन्होंने रेत की बोरियों से बंकरों को मजबूती प्रदान करना शुरू कर दिया। रात बेचैनी में गुजरी। वे केवल 28 लोग थे, लेकिन मेजर थापा ने उन्हें धैर्य के साथ आत्मविश्वास दिखाते हुए उनसे कहा कि यह मत भूलना, एक गोरखा 10 के बराबर होता है। हम बिल्कुल आतंकित नहीं हैं, ना ही हमें किसी और चीज का डर था। वो काली रात बिना किसी अप्रिय घटना के बीत गई। जो सिपाही ड्यूटी पर नहीं थे, उन्होंने थोड़ा आराम करने के लिए अपनी आंखें मूंद ली थीं। 20 अक्टूबर की सुबह 6 बजे एक तेज धमाका हुआ और सिरीजैप 1 तोपों की आवाज से गूंज उठा। एक के बाद एक बम फटने लगे और बम के गोलों की आवाज से फिजा गूंज उठी।
जिसमें घायल सिपाहियों की चीखों की आवाज़ें भी शामिल थीं। इन धमाकों ने गोरखाओं द्वारा बनाए गए बंकरों को नष्ट कर डाला और छोटी सी टुकड़ी को बहुत नुकसान पहुंचाया। बंकरों में कई सिपाही मारे गए और कई अन्य बुरी तरह से घायल हो गए। रेडियो नेटवर्क भी इन धमाकों की वजह से नष्ट हो गया, जिसकी वजह से कंपनी अपनी बटालियन से अलग हो गई। जब बमबारी चल रही थी, उसी दौरान चीनी सेना कंपनी पोजीशन के करीब आने में सफल रही। जैसे ही बमबारी रुकी, 500 से ज़्यादा चीनी सैनिकों ने धावा बोल दिया। गोरखाओं ने उनका जमकर मुकाबला किया। उनमें से अधिकतर की उम्र 20 से कुछ ही ज़्यादा होगी। उन्हें सेना में भर्ती हुए अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था। उनकी लाइट मशीन गन और 303 राइफल का दुश्मन के अत्याधुनिक हथियारों से कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वे सभी दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने में कामयाब रहे। कदकाठी में छोटे गोरखा सैनिकों में साहस की कोई कमी नहीं थी। अपने कंपनी कमांडर के नेतृत्व में उन्होंने दुश्मन को अपने निशाने पर ले रखा था और जैसे ही दुश्मन नज़दीक आता, उसे अपना शिकार बना लेते। चीनी सैनिक संख्या में उनसे कहीं अधिक थे। जब भी दुश्मन आगे बढ़ता, उसे मार गिराने में कामयाब होते, तो वे पहले से भी ज़्यादा संख्या में आने लगते। जवानों ने मेजर थापा की बहादुरी को याद करते हुए बताया कि वे कैसे सबसे अलग थे। उन्होंने साबित कर दिखाया कि वे एक सच्चे कमांडर थे। जब गोलियों की बौछार हो रही थी, तो वे अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर बड़ी बहादुरी से एक बंकर से दूसरे बंकर में जाकर दरारों को मजबूत कर रहे थे। मर गए या घायल सिपाही का स्थान भर रहे थे और बचे हुए सिपाहियों का हौसला बढ़ा रहे थे। वे उन्हें नतीजे की परवाह किए बगैर लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। अब तक दुश्मन के 3 हमले विफल कर दिए गए थे। उनकी कंपनी का संपर्क टूट चुका था, इसलिए बटालियन हेडक्वार्टर ने 2 नावों के जरिए नायक रविलाल थापा को हालात का जायजा लेने के लिए भेजा, लेकिन चीनियों ने उनकी नाव पर गोलियां चला दीं और उसे डुबोने में कामयाब रहे। नाव में बैठे सभी लोग मारे गए। दूसरी नाव के लोग और नायक रविलाल थापा वापस बटालियन लौट आए। उन्होंने आकर रिपोर्ट दी कि चीनियों ने पोस्ट कब्जा ली है और वहां तैनात सभी जवान शहीद हो चुके हैं, लेकिन यह सच नहीं था। उनमें से 7 सैनिक अभी भी जिंदा थे और लड़ रहे थे, लेकिन उनका गोला बारूद तेजी से खत्म हो रहा था। वे अपने कंपनी कमांडर से प्रेरणा पाकर उनके साथ लड़ रहे थे। वे अभी तक हिम्मत नहीं हारे थे। जिसकी गोलियां खत्म हो जाती, वह अपने शहीद हो चुके साथी की बंदूक उठाता और पुनः गोलियां चलाने लगता। जब सब बारूद खत्म हो गया और चीनियों ने भारतीय सैनिकों को बाहर निकलने के लिए आग लगाने वाले बम दागने शुरू कर दिए, तो गोरखा सैनिक बंकरों से निकलकर अपनी खुखरियां हाथों में लिए खुले में आ गए और जय महाकाली आयो गोरखाली का नारा लगाते हुए दुश्मन पर टूट पड़े। एक एक करके दुश्मन के गले और सीने पर वार करते जा रहे थे। मेजर थापा आखिरी बचे लोगों में से थे और अपनी खुखरी से लड़ रहे थे। फिर किसी ने अचानक उन पर राइफल के बट से वार किया, जिसकी वजह से उनके 2 दांत टूट गए। उन्होंने उस चीनी सैनिक को वहीं मार गिराया। उन्हें आग पकड़ चुकी थी और जब वे इसे बुझाने के लिए जमीन पर लेट रहे थे, तो उन्हें चारों तरफ से चीनी फौजियों ने घेर लिया। उनके और साथियों के साथ उन्हें बंधक बना लिया गया। 20 अक्टूबर को जब सूरज ढला, तो उनकी बटालियन को मेजर थापा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्हें बाकी 28 जवानों के साथ मृत मान लिया गया। अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण, बेखौफ साहस और प्रेरणादायक नेतृत्व के लिए परमवीर चक्र के लिए उनके नाम की सिफारिश की गई और उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। लेकिन मेजर थापा की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बटालियन इस बात से बेखबर थी कि मेजर और उनके साथियों को चीनी बंदी बनाकर ले गए हैं। मेजर थापा चीनियों की कैद में
मई 1963 तक रहे। उन्हें एकांतवास में रखा गया। उन्हें यह कहकर भावनात्मक रूप से तोड़ने की कोशिश की गई कि भारतीय सेना और सरकार उनके जिंदा होने की खबर को जानते हुए भी उन्हें छुड़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। वह उन्हें हद दर्जे की यातना देकर भी तोड़ना चाहते थे, लेकिन यह संभव नहीं हुआ। मेजर धन सिंह थापा ना तो यातना से डरने वाले व्यक्ति थे, ना प्रलोभन से। उन्हें अपनी तमाम जिंदगी चीनियों की कैद में गुजारनी पड़ती अगर वे एक चीनी बच्चे से दोस्ती ना करते। यह चीनी लड़का उनके लिए रोजाना खाना लेकर आता था। हालांकि दोनों ही एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे, लेकिन किसी तरह ये समझाने में कामयाब हो गए कि भारत में उनका परिवार है। उन्हें खत लिखकर बताना चाहते हैं कि वह जीवित हैं। उस चीनी लड़के ने उनका खत पोस्ट कर दिया और यह खत मेजर थापा के मामा को शिमला में मिला। उन्होंने यह बात तुरंत फौज को बताई कि परमवीर चक्र विजेता, जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया है, वह जीवित हैं और उन्हें युद्धबंदी बनाकर रखा है। पूरे देश में प्रसन्नता का माहौल हो गया। मेजर थापा के युद्ध और युद्धबंदी की घटना के बीच उनकी गर्भवती पत्नी ने भी बेटे को जन्म दिया। बेटे का नाम परमदीप रखा गया। पिता के परमवीर विजेता बनने के कारण बेटे का नाम परमदीप रखा गया। इस प्रकार 10 मई 1963 को भारत लौटने पर सेना मुख्यालय में भव्य स्वागत किया गया। 2 दिन बाद 12 मई को अपने घर पहुंच गए, पर वहां उनका अंतिम संस्कार हो चुका था। उनकी पत्नी विधवा की तरह रह रही थी। अतः गोरखों की धार्मिक परंपराओं के अनुसार उनके कुल पुरोहित ने उनका मुंडन कर फिर से नामकरण किया। इसके बाद उन्हें विवाह की वेदी पर खड़े होकर अग्नि के 7 फेरे लेने पड़े। इस प्रकार अपनी पत्नी के साथ उनका वैवाहिक जीवन फिर से प्रारंभ हुआ। उन्होंने बताया कि किस प्रकार उन पर दबाव बनाया जाता था कि वे स्वीकार करें कि उन्होंने आत्मसमर्पण किया है, और इसके लिए मना करने पर उनकी पीठ पर रेडियो सेट के साथ नंगे पैर बर्फ पर लंबे समय तक चलाया जाता, जिस कारण उनके पैर सर्दी के शिकार हो गए। सारी उम्र सूजन और जोड़ों के दर्द की शिकायत रही, जो बाद में गठिया का रोग बन गया। मेजर थापा लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंचे और रिटायर होने तक फौज की सेवा करते रहे। 1964 से 2004 तक उन्होंने हर साल गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया। बड़े होकर परमदीप भी फौज में शामिल हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल श्री धन सिंह थापा जी ने 5 सितंबर 2005 को हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। भारत सरकार द्वारा 1962 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, किंतु वर्ष 1963 में उन्हें जीवित आने पर आवश्यक संशोधन किए गए। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, लिखी हुई कहानी में आप लोगों ने कुछ गलतियाँ देखी होंगी, उसके लिए भाई को क्षमा करें। अगली कहानी में ऐसी गलतियां ना हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।